मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी कि अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तवज्जो ना दी, लेकिन जब कदमों की चाल मुसलसल आती रही तो समझ गई कि कोई है जो मेरे पीछे कुछ फासले से चला आ रहा है। अगले दिन भी जब बस से उतरी तो वो मेरे पीछे उतर पड़ा और आज भी इसके कदमों की चाल मुसलसल मेरा पीछा करती रही। सुबह शाम जब यही होने लगा तो मैं घबरा गई। मेरे हालात ऐसे थे कि मुलाजमत नागुज़ेर हो गई थी, वरना मैं घर की ठंडी छाँव से कभी बाहर ना निकलती। बस की खिड़की से सर लगाकर सोचती कि आखिर क्यों कर पीछा करने वालों या इनकी घूरने वाली निगाहों से बच सकती हूँ। अपनी मंजिल आ गई, दिल खुश हुआ कि अब इस लोफर से जान छूटी। सड़क पर आई इसे पीछे आते देखा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तब ही ताव में आकर मैंने दो चार सुना दी। इसी वक्त कुछ लोग पास से गुजर रहे थे। वो समझे कि शायद इस शख्स ने मुझे छेड़ा है, वो इसकी मरम्मत की खातिर आगे बढ़े। तभी वो नौजवान घबरा गया। इसने कहा, बाखुदा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, जाने इनको क्या गलतफहमी हुई है। एक ने मुझसे पूछा, क्या इसने आपको छेड़ा है? नहीं, छेड़ा तो नहीं, लेकिन ये मेरा पीछा तो करता है। मैंने बताया, मैं इनका पीछा नहीं कर रहा, ये मेरे घर का रास्ता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या अपने घर जाना भी कोई जुर्म है? मैंने तो फिर मुड़कर नहीं देखा, मैं तेज तेज कदम उठाती अपनी राह हुई थी। अलबत्ता शोर मेरे कानों में ताक़ुब करता रहा। घर पहुंची तो परेशान और थकी हुई लग रही थी। शाम से रात हो गई, मैं अफसुर्दगी के गर्दाब से ना निकल सकी। अगले दिन ड्यूटी पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आई तो वो फिर मिला, लेकिन आज इसके चेहरे की चमक बिल्कुल मान थी। इसने एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़रें झुका लीं। मैं समझ गई कि वो वाकई हमारे कुर्बो जवार में रहता है और मैंने गलतफहमी में ये समझ लिया कि वो मेरे ताक़ुब में आता है। असल में यही बात सही थी कि वो अपने घर जा रहा होता था। इस वक्त इसके चेहरे पर जो तासुरात है, मैं इन्हें कोई नाम नहीं दे सकी। मैं खुद को मुजरिम समझ रही थी। इसकी तस्वीर मेरी आंखों में रह गई। इसकी आंखों में शिकवा था, बेबसी थी, लेकिन नफरत नहीं थी। फैक्ट्री आकर मैं ड्यूटी सही तरह से अंजाम ना दे सकी और हजार कोशिश के बावजूद इसे जहन से ना निकाल सकी। अगरचे इसके लिए मैं कोई नरम गोशा अपने दिल में ना रखती थी, लेकिन इसके बारे में सोचती ज़रूर थी। काश मैं उजलत में इस पर ना बरसती तो आज मेरे दिल में इतनी कसक ना होती। इस कैफे से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका था कि मैं इससे माफ़ी मांग लूं। मुझे इल्म हो चुका था कि वो लोग इस इलाके में नए आए थे और इनका घर भी हमसे ज़्यादा दूर ना था, मगर कौन सा घर था ये मालूम ना था। रोज़ इरादा करती थी इससे बात करूंगी, मगर ना कर पाती। स्टाफ पर काफ़ी रश होता था। सवाल जवाब तो दूर, इसकी तरफ देखना मुश्किल हो जाता था। 2 माह गुजर गए, रफ्ता रफ्ता इससे बात करने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई। मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद बर्बाद हो गई, लेकिन मैं इससे बात करने और माफ़ी मांगने की जुर्रत ना कर सकी। वो रोज़ ही बस स्टॉप पर नज़र आ जाता था, फिर इसे कैसे फरामोश कर सकती थी। एक रोज़ जब शदीद गर्मी थी और बस स्टॉप पर रश कम था, इक्का दुक्का लोग थे, वो भी वहाँ मौसम की शिद्दत से बेनियाज पसीने में शराबूर खड़ा था। अचानक आंधी चली और मट्टी भरी हवा से मेरी आंखें बंद हो गईं। तभी मेरे हाथ से कुछ कागजात निकलकर सड़क पर उड़ने लगे। वो बेख्तियार इनको पकड़ने को दौड़ा। इसे इस बात की भी परवाह न थी कि सामने से बस आ रही है। कागज पकड़कर वो हाँफता हुआ वापस आया और मेरे सामने कर दिए। मैं हैरत से इसे तकने लगी। इसके खुश्क लबों ने एक दो बार जंबिश की, लेकिन कोई आवाज़ ना निकली। मैं मुंतजिर ही रही कि वो कोई सवाल करे तो मैं जवाब दूं। तभी बस आ गई। मुझे आज बस का जल्द आना खल रहा था। हम बस में चढ़े। जगह ना थी, सिर्फ 2 नशिस्तों वाली एक सीट खाली थी। मैं नशिस्त पर बैठ गई, लेकिन वो खड़ा रहा। तब मैंने कहा, आप भी बैठ जाओ, यहाँ जगह खाली है। इसकी हैरत दीदनी थी, जैसे मैंने अनहोनी बात कह दी हो। ताहम वो मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। किसी की परवाह किए बगैर इसने मुझसे सवाल किया, आपका नाम क्या है? मुझे एहसास हुआ कि सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो चुके हैं। तभी दिल की आवाज़ का गला घोंट कर मैंने मुनाफ़कत इख्तियार कर ली और बुरा मानकर कहा, मेरा नाम जो भी है, इससे आपको क्या? आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। अपने काम से काम रखिए। मैंने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा तो लोग हमारी तरफ देखने लगे। तब इसका रंग उड़ गया। एहसास शर्मिंदगी से इसके माथे पर नमी आ गई और कुछ ही देर में ये नमी इसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ी। इसी वक्त बस रुकी और वो उतर गया। मेरा जी चाहा मैं इसके साथ ही उतर जाऊं, इसका बाजू थामकर माफ़ी मांग लूं, लेकिन लोगों के खौफ से ऐसा ना कर सकी। रास्ता कितना मुश्किल हो गया, दिल पर मनोबोझ पड़ गया, सांस भी लेना दुश्वार हुआ। इन दिनों में कोई एक लम्हा भी ऐसा ना था जब इसका ख्याल मेरे साथ ना था। सोच सोच कर मैं हलकान हो गई थी। मैं इसका नाम ना जानती थी, लिहाजा इसके मुतल्लिक किसी से पूछ भी ना सकती थी।
किसी से पूछती भी तो क्या, एक अजनबी के लिए मेरा बुरा हाल हो गया। वो अजनबी और इसका कुर्ब मुझे पहले बुरा लगा और अब इसकी गैर हाजिरी भी मुझे बहुत बुरी तरह खुल रही थी। एक रोज़ मैं दफ्तर जाने के लिए बस में सवार हुई सीट पर बैठी हुई थी कि वो मुझे नज़र आ गया अपने दोस्तों के साथ। दिल इसे देखकर जी उठा। ज़ोर से उसे पुकार कर अपनी तरफ बुलाना चाहा तो लोगों का समंदर बीच में आ गया। दोस्त बातें कर रहे थे और वो चुप था। इसके होंठों पर मोहर लगी हुई थी। बेदिली से इधर-उधर देख रहा था, जैसे इसे इनकी बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। तभी जूँ ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो उल्टे कदमों बस से उतर गया। इतने दिन से जिसका इंतज़ार था, वो मुझे देखते ही पलट गया था। अचानक ही मेरे ज़हन ने सोचा, क्यों ना इन लड़कों से ही इसके बारे में पूछूं। तभी मैंने इनमें से एक से कहा कि वो मेरा कज़न था, लेकिन वो क्यों उतर गया है? एक ने बेख्तियार कहा, कौन? वो जो अभी उतरा है, आफ़ाक़? दूसरा बोला, हाँ वही। मैंने सुकून का सांस लिया, मुझे इसका नाम मालूम हो चुका था। मैंने कहा, आप इस तक मेरा मैसेज पहुंचा देंगे? मुझे इससे ज़रूरी बात कहनी है, बल्कि ऐसा करें, मुझे इसके घर तक ले चलिए। मैं इनका घर भूल गई हूँ। क्यों नहीं बाजी, इनमें से एक लड़के ने कहा। जब मैं अपनी मंजिल पर उतरी तो इनमें से एक लड़का, जिसका नाम रशीद था, मेरे साथ ही उतर गया और मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम इसके घर पहुंचे तो इसकी बहन ने हमारा इस्तकबाल किया। सर्दियों का मौसम था। वो धूप में चारपाई पर लेटा था और इसने अपना बाजू मुंह पर रखा हुआ था। मैंने पास जाकर इसे पुकारा, आफ़ाक़। इसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। मैं तुमको मनाने आई हूँ, तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि तुमको मेरी अम्मी जान ने बुलवाया है। इसकी हैरतज़दा आंखों में बहुत वीरानी भरी थी। मैं खुद को इसकी जिम्मेदार समझने लगी। मैंने कहा, आफ़ाक़, पहले दिन मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं समझती थी कि तुम शायद गलत किस्म के लड़के हो। दूसरी बार लोगों से डर कर मैंने ऐसा कह दिया। लोग हमें घूर रहे थे, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी, माफ़ी मांगना चाहती थी। लेकिन जब लोग मुतवज्जा हो गए थे तो मैं शर्मसार हो गई। कोई बात नहीं, लोगों ने तुम्हारी खातिर मेरी बेइज्जती की, मगर मैंने इसे अपनी इज्जत अफजाई समझा। क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हारी निगरानी ज़रूर करता रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुम्हारे मोहल्ले के 2-3 नौजवान जो आवारा मिजाज हैं और जानते हैं कि तुम एक बेवा माँ की बेटी हो, मजबूरन घर से निकलती हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है जिसका इनको खौफ होता। एक रोज़ वो मोहल्ले की चौक में खड़े तुम्हें सताने और तुम्हारा पीछा करने का प्लान बना रहे थे। मैंने इनकी बातें सुनी तो इनको टोका। वो खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे वालिद साहब पुलिस में हैं। ताहम वो बाज नहीं आ सकते थे। इनमें से एक हर रोज़ तुम्हारा पीछा करता था। मैं भी इसी बस में जानबूझकर सवार हो जाता था जिसमें तुमको जाना होता था। ये बस बिल्कुल मेरे दफ्तर के सामने रुकती है, लिहाजा मैं बाइक पर जाने की बजाय बस पर जाने लगा। सिर्फ तुम्हारी खातिर तुमने इन्हीं लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, मगर तुम भी सच्ची थी। आफ़ाक़ की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वाकई इसने मुझे गुंडों से बचाने के लिए दुख बर्दाश्त किया है? मेरे दिल में इसकी कद्र और मंज़िलत और बढ़ गई। इंसान की नीयत का अक्स इसके चेहरे पर होता है। मेरा जी चाहा कि इसके कदमों में बैठ जाऊं। मेरी आंखों से आंसू छलक गए। इसकी बहन हमारे लिए चाय ले आई थी। इसने अपनी बहन से मेरा तारुफ इस तरह कराया, इनका नाम फरीदा है, ये मेरे ऑफिस में काम करती हैं। इनकी अम्मी जान से मिलवाऊं? फिर तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों इनको घर छोड़ने जाएंगे। मैं यहाँ 2 घड़ी को आई थी, मगर मुझे यहाँ इतनी इज्जत मिली कि जी चाहा हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊं। आफ़ाक़ और नजमा मुझे घर छोड़ने आए। अम्मी से मिले। अम्मी को आफ़ाक़ बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नजमा से कहा, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहती हूँ, मैं इनको भी आपके पास ले आऊँगी। नजमा ने जवाब दिया। इसके बाद मेरे सर से बोझ उतर गया। आफ़ाक़ मुझसे नाराज़ नहीं था, इसने मुझे माफ़ कर दिया था। वो मुझसे नफरत नहीं करता था, दिल ही दिल में मुझे चाहता था। इस वाक़ये के बाद आफ़ाक़ की वालदा ने मुझे बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। एक रोज़ वो रिश्ता लेने आई। वो खुशहाल लोग थे, जबकि मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। फिर भी उन्होंने इस फ़र्क को नहीं देखा। मैं बहुत खुश हुई और मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मेरी किस्मत में एक अच्छे इंसान का इंतखाब लिखा गया था और एक नेक नौजवान ने मुझे पसंद किया था। मेरी वालदा ने भी अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद इस रिश्ते को कबूल किया। मेरी अम्मी जान सख्त मिजाज ज़रूर थीं, मगर नादान नहीं। वो मोहल्ले के लोगों को खूब अच्छी तरह से जानती थीं। इनमें फ़रासत थी, तभी उन्होंने आफ़ाक़ को देखते ही पसंद कर लिया था। यूँ आफ़ाक़ की शादी मुझसे हो गई। मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक नेक इंसान और शरीफ घराने की बहू बनकर ख़ानदानी लोगों में आ गई। उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, वरना गलत इंतखाब से मेरी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती थी।